नमस्कार, मैं रमाशंकर राय यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं सब्जेक्ट्स थ्रू पीवाईक्यूज की, तो ये हिस्ट्री में हम लोग आधुनिक भारत पे हैं। कुछ मतलब कम वीडियो बचे हैं, इसके बाद आधुनिक भारत भी समाप्त हो जाएगा और हिस्ट्री हम लोग फिनिश कर लेंगे। इसका पर्पज़ आप जान ही रहे हैं, पीवाईक्यूज के जरिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट करना, उसके वैल्यूडेड मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करना, और उसके बाद जो पीवाईक्यूज हैं महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज कराते हुए आपको ये बताना कि किस प्रकार से पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है आपके अगले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इससे पहले आधुनिक भारत की जो वैल्यूडेड मटेरियल आपको मिल चुके हैं वो हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, विद्रोह एवं बगावतें, और सभी जो महत्वपूर्ण युद्ध थे जैसे आंग्ल फ्रांसीसी, आंग्ल मराठा, आंग्ल अफगान, नेपाल के जो नेपाल का युद्ध था। तो ये सारे जो युद्ध है जो आपको पहले जिसमें प्रमुख युद्ध हैं, कौन कौन पार्टियाँ थीं, कौन कौन लड़ी, इम्पॉर्टेंट जो बैटल्स हैं वो सब उसमें डिस्कस किया गया है, और महत्वपूर्ण जो संधियाँ हैं वो भी डिस्कस की गई हैं। तो ये वीडियो जा चुके हैं। इसके बाद से आधुनिक भारत के लगभग 100 प्रश्नों का पीवाईक्यू जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है पार्ट फर्स्ट के नाम से। आप अभी ना देखे हो तो उसको देख लीजिए। उसके बाद कुछ और वैल्यू एडेड मटेरियल आप लोगों को दिए जाएंगे। जैसे आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण सत्रों को एक साथ डिस्कस करेंगे। के बाद के जो आएंगे वैल्यूडेड मटेरियल्स, उसमें शिक्षा एवं प्रेस के विकास को हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, तथा सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें हम लोग पूरे आधुनिक भारत की क्रोनोलॉजी देख लेते हैं, वो है सभी गवर्नर जनरल और वायस राय। तो ये चार आएंगे आपके लिए वैल्यूडेड मटेरियल। और फिर जो बची हुई पीवाईक्यूज की क्लासेस हैं वो एक क्लास में प्रयास किया जाएगा कंप्लीट किया जा सके, क्योंकि सारे वैल्यूडेड मटेरियल देने के बाद आप लोग को समझाने के लिए बहुत विशेष बचेगा नहीं, वहाँ से कनेक्ट करा के आपको बताया जाएगा कि कैसे उत्तर इसका सही हो सकता है। तो आज हम लोग सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सभी अधिवेशन, सभी सत्र हैं, और यह सेशंस, कांग्रेस सेशन जो हैं इम्पॉर्टेंट, वैसे डिस्कस हम लोग क्रोनोलॉजी में सारे करेंगे, लेकिन हर सेशंस में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई उसको लेके भी डिस्कस करेंगे। तो एक ही जगह सारा मटेरियल, कम से कम ये जो पीडीएफ है आपके सामने, ये एक मैगरा हिल की बुक आती है, जो राइटर लिखे हैं नाम नहीं अभी याद आ रहा है, तो उसके पीछे एक लिस्ट बनी हुई थी। तो इससे मैंने अपने जो नोट्स थे, जिसको मैंने कम से कम दो और बुक्स थी उससे मैंने सप्लीमेंट किया, और उसमें नोट बना के आपके सामने ले आया हूँ, तो आप देख सकते हैं। जो खुल जा भैया, खुल जा। ओके, तो मिल गए थे भाई, हैंग कर गए, कोई बात। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सेशंस हैं, तो हम लोग को ये पता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। ये पहला अधिवेशन भी भारतीय आईएनसी का जो है वो 1885 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पे? बॉम्बे में 1885 में। इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ये महत्वपूर्ण है, पहला अधिवेशन है। लेकिन अक्सर ये होता है ना कि इनको हम एओ ह्यूम से कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया, तो एओ ह्यूम किए थे। ये दिमाग में कहीं ना कहीं पीछे बसा रहता है, तो डब्ल्यू सी बनर्जी से हम लोग कंफ्यूज करते हैं। तो बस ये देखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव रहे हैं एओ ह्यूम, जबकि जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। बस ये क्लियर है। इसमें महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटी वो क्या हुआ था कि 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस समय 1885 के दौरान जो ब्रिटेन के पीएम थे उनका वो थे ग्लैडस्टोन, और 1886 में एस एन बनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में कर लिया। 1885 के बाद 1886 की बात है। और एस एन बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन बनाई थी, हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसका एक सत्र 84 में हुआ था, दूसरा सत्र 1885 में हुआ था। जब बॉम्बे में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो उसी समय एस एन बनर्जी का जो इंडियन एसोसिएशन की वार्षिक कॉन्फ्रेंस थी, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस बोला जाता था, वो आयोजित थी। इस वजह से एस एन बनर्जी ने हिस्सा नहीं ले पाया बॉम्बे अधिवेशन में। लेकिन बाद में 1886 में अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसी में विलय कर लिया। एस एन बनर्जी मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन बनाई थी, जो कांग्रेस पूर्व संस्थाओं में सबसे सर्वप्रमुख मानी जाती है।
ये हो गया आपका विवरण पहली बैठक का, जो कि महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि भाई पहले तो पहला ही होता है। फिर दूसरी बैठक होती है 86 की, कलकत्ता में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। हम लोग PYQs में देख चुके हैं इससे पहले भी, और देखेंगे भी कि ये 3 बार अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी। हम लोग अभी तो देख ही रहे हैं, तो आगे देख लेंगे। पहले पार्टी अध्यक्ष थे। इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे अब, पहले वन लाइनर प्रश्न इस तरीके से पूछे, वनडे एग्जाम में कोई पूछ लेगा, ज़्यादा चांस है। जो एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं इसमें ये ना पूछा जाए, लेकिन बस जानने के लिए जानिए कि दूसरा अधिवेशन के पहले पारसी अध्यक्ष थे ये। इसमें जो महत्वपूर्ण घटना घटी, जो ये देखने वाली बात है, वो ये है कि लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय हुआ करता था। उसने इसके प्रतिनिधियों की, जो कि लगभग 434 प्रतिनिधि थे सेकंड अधिवेशन में, उनको गार्डन पार्टी दी थी। किसने? वायसराय ने, भारत के। तो ये इससे एक डाउट निकलता है ना, कहा जाता है कि जो ये प्रेशर कुकर की सीटी की तरह का गठन हुआ था कांग्रेस का, और इसके गठन में भूमिका अंग्रेजों की थी। तो लॉर्ड डफरिन की जो पार्टी है, इससे ये क्लियर होता है कि हाँ यार, वो तो लॉर्ड डफरिन खुश हो रहा है, वो पार्टी दे रहा है। इसका मतलब सही में है कि प्रेशर कुकर बोले तो जब भारत में असंतोष होगा, विद्रोह की भावना पनपेगी, तो कांग्रेस जैसा एक जो संगठन रहेगा वो कुकर की सीट की तरह काम करेगा, और वहां से प्रेशर रिलीज हो जाएगा, तो जिससे कुकर फटेगा नहीं। तो ये जो आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे कि कांग्रेस प्रेशर कुकर की सीटी की जैसी थी, वो इसको एग्जाम्पल की तरह देते हैं कि लॉर्ड डफरिन जो था, इसने इसके प्रतिनिधियों को, कांग्रेस के प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी दी थी। लेकिन अभी ये पूरा नहीं सच है, आते हैं देखते हैं अभी आगे क्या होता है। 87 में दूसरा अधिवेशन होता है मद्रास में। बदरुद्दीन तैयब जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अब क्या है कि जो बुक्स आती हैं वो अनुवादित होती हैं, आपका ऑनलाइन क्या कहते हैं उसको, AI से अनुवाद किया जाता है। तो राष्ट्रपति जहाँ लिखा है उसको प्रेसिडेंट कर दीजिए। प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति भी होता है। जहाँ भी यहाँ राष्ट्रपति मिले उसको अध्यक्ष कर लीजिए। तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं, सॉरी, प्रेसिडेंट थे या अध्यक्ष थे। फिर आते हैं इसमें क्या हुआ कि पहली बार तीसरे अधिवेशन में पहली बार पैसा साधारण जनता से लिया जाने लगा। पहली बार क्या हुआ? पैसा साधारण जनता से लिया जाने लगा, और एक भारतीय भाषा तमिल में भाषण दिया गया। ठीक है, पहली बार तीसरे अधिवेशन में। अब तक 2 अधिवेशन में अंग्रेजी में बात हो रही है भाई साहब। अब यार डफरिन हो गया इसके खिलाफ, कांग्रेस के। अब ये क्या नया ड्रामा है भाई? डफरिन खिलाफ क्यों? पिछले में साल भर पहले पार्टी दे रहा है, फिर खिलाफ हो जा रहा है। दरअसल डफरिन जैसे लोग अंग्रेजों में ये सोचे कि जो कांग्रेस रहेगी, अंग्रेजीदार लोगों की, बड़े लोगों की पार्टी रहेगी, अंग्रेजी में बातें करेंगी, इनकी बातें कोई समझेगा नहीं। जनता जब बात ही नहीं समझेगी तो विद्रोह कैसे करेगी? क्या मतलब, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी। इस वजह से डफरिन खुश था। लेकिन जब भारतीय भाषा तमिल में वहां पे भाषण हो गया, तो डफरिन को लगा अब ये, जब ये नेटिव लैंग्वेज का, वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज करेंगे, तब ये जनता तक इनकी बातें पहुंच जाएंगी, और जनता में विरोध भी भड़क सकता है। तब ये सिर्फ डिस्कशन और होता है ना, तथाकथित इंटेलेक्चुअल जो वर्ल्ड होता है, उसमें बैठ के सिर्फ गाल बजाने की बात नहीं रह जाएगी, जमीन पे उतर जाएगी। तो इस वजह से डफरिन इसके खिलाफ हो गया। हालांकि इसी क्रम में आगे एक थ्योरी दी जाती है कि जो कांग्रेस थी वो प्रेशर कुकर न होके तड़ी चालक का काम करती थी, लाइटनिंग कंडक्टर का। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? छत के, लंबी बिल्डिंग है, छत के ऊपर लगाए जाते हैं, ताकि जब बिजली गिरे तो वहां से उसका जो वोल्टेज है, उसकी जो धारा है, वो प्रवाहित होके सीधा, वो उसका कंडक्टर होता है, सीधा कनेक्ट होता है जमीन में, वो अर्थ हो जाए, जो भी कंडक्शन है वो जाके अर्थ हो जाए। तो लाइटनिंग कंडक्टर का काम होता है। तो एक सेंस में ये कहा जाता है जो कांग्रेस थी वो लाइटनिंग कंडक्टर का काम करती थी। भारतीय जो भी संविधानवादी थे, या जो भी अधिकार मांगने वाले लोग थे, जो भी विरोधी थे, मतलब विद्रोह प्रदर्शन करते थे, जरूरी नहीं कि विद्रोही का मतलब गोली चला रहे हैं, जो भी पत्र पत्रिकाओं से भी विरोध करते थे, उनके लिए भी वो लाइटनिंग कंडक्टर थी, जिससे कि अचानक से जो ब्रिटिश रेत है, ब्रिटिश गुस्सा है, वो डायरेक्ट उन पे न पड़े। तो वो एक बातचीत या सुलह मशवरे के लिए एक शाखा, एक धारा चली, उसके लिए भी उसको भी कांग्रेस रिप्रेजेंट करती थी। तो दोनों तरह की विचारधाराएं हैं। किसी को पूरी तरह मानने न मानने के पीछे हमारा अपने कारण होने चाहिए। अभी बस हम इतना जान लेते हैं, बाकी जब आप अध्ययन करिएगा आगे, तो आप तय करिएगा कि कांग्रेस वाकई क्या थी। ठीक है, फिर चलते हैं इलाहाबाद में। चौथा अधिवेशन हुआ 1888 इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष जॉर्ज थे। अब पहले ईसाई प्रेसिडेंट थे ये। जॉर्ज पहले ईसाई प्रेसिडेंट थे। इसकी महत्वपूर्ण घटना क्या है?
लंदन में कांग्रेस की संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी बनी। क्या बनी? लंदन में कांग्रेस की संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी बनी। अब एक फैक्ट और देख लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया कमेटी ने जो चौथे अधिवेशन में बनी थी, इंडिया 1889 नामक समाचार पत्र निकाला। इसके संपादक थे विलियम डिग्बी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। विलियम डिग्बी इंपॉर्टेंट है। विलियम डिग्बी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया नामक यूनियन पत्र निकाला 1889 में। किसने? ब्रिटिश इंडिया कमेटी। और ब्रिटिश इंडिया कमेटी क्या थी? एक कांग्रेस की प्रतिनिधि संस्था थी लंदन में। 1888 चौथे अधिवेशन में इलाहाबाद के इसका गठन हुआ था। फिर आते हैं अगले अधिवेशन में, जो कि बॉम्बे का था, विलियम वेडरबर्न का। इसके लिए कोई महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है, बस जान लीजिए सर विलियम वेडरबर्न थे। फिर 1890 का जो अधिवेशन है वो भी कलकत्ता में होता है, और इसको अध्यक्षता करते हैं फिरोज शाह मेहता। कौन करता है? फिरोज शाह मेहता करते हैं। तो ये भारत की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया किस अधिवेशन में? ये पूछा जाता है, ये आपका स्टेटमेंट में दे देगा। ये भाग लिया था कलकत्ता अधिवेशन 1890 में, जिसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। ठीक है। फिर 91 वाली की बात देखें तो ये नागपुर में हुआ, और इसके आनंद चार्लू थे इसके अध्यक्ष। और राष्ट्रीय शब्द कांग्रेस के नाम के साथ जोड़ा गया। पहले थे नेशनल कांग्रेस, इंडियन माफ करिए, इंडियन कांग्रेस इसका नाम था, मतलब भारतीय कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी जाके किसमें, कब बनी थी? 1891 के नागपुर अधिवेशन में। बस जानिए, मतलब जानकारी के लिए जानिए, सब रट्टा नहीं मारना है। जो महत्वपूर्ण मैं बताऊंगा कौन सा ज़्यादा जरूरी है। फिर 1893 में लाहौर अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष हुए। दादा भाई नौरोजी इससे पहले कब आ चुके हैं? 1898 में आ चुके हैं। कब आ चुके, सॉरी 1886 में आ चुके हैं दादा भाई नौरोजी। फिर कब आ गए दादा भाई नौरोजी? 93 में आ गए लाहौर में दादा भाई नौरोजी। दादा भाई को लंदन की कॉमन सभा का सदस्य चुने जाने की खुशी में इनको बनाया गया अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, क्योंकि लंदन की कॉमन सभा, मतलब जैसे यहाँ पे यहाँ लोकसभा होती है, लोक जनता चुनती है, उस तरह दादा भाई नौरोजी वहाँ जाके चुने गए थे लंदन में। और उन्होंने, उनका दादा भाई नौरोजी का एक और है कि ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन है 1866 वाला, वो भी उन्होंने बनाया था। कहाँ पे? लंदन में। तो दो चीज़ें हो गई। आगे अधिवेशन होता है 1894 का मद्रास का, अल्फ्रेड वेब जिसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर पूना में होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? एस एन बनर्जी, सूर्यनाथ बनर्जी। फिर 96 का अधिवेशन होता है, 96 का कलकत्ता अधिवेशन, और रहमतुल्ला एम सयानी की अध्यक्षता में। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। 96 का अधिवेशन दरअसल रविंद्रनाथ टैगोर, अब देखिए किताब में दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी, लेकिन यह है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वंदे मातरम गाया गया था। क्या गाया था? वंदे मातरम स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर गाए थे 1896 के अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किए थे कौन? रहमतुल्ला एम सयानी। अब आगे के जो अधिवेशन है उनको आप पढ़ लीजिएगा, जैसे उतने महत्वपूर्ण नहीं है। लखनऊ में एक अधिवेशन बताया जा रहा है 1899 में हो चुका था। कब हो जाए? 1899 लखनऊ अधिवेशन रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में हो चुका था। फिर आते हैं 1901 का अधिवेशन है, जो कि महत्वपूर्ण है, कलकत्ता अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे सर दिनशा वाचा। इससे पहले पीवाईक्यू में हम लोग कर चुके हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था। ठीक, अगले पॉइंट पे आते हैं कि 1902 में फिर एस एन बनर्जी थे, 3 में लाल मोहन घोष थे, और फिर 1904 का अधिवेशन महत्वपूर्ण है। 1904 ध्यान रखिए, 1904 1905 में आपका जो स्वराज कांग्रेस के मंच से स्वराज की बात रखी गई, और स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्वीकृत करने का वो क्या मतलब दबाव डाला गया, स्वदेशी आंदोलन की बात की गई। लेकिन 1906 में जाके वो पास हुआ, हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन 1904 की बात हो रही है। बॉम्बे अधिवेशन में सर हेनरी कॉटन की अध्यक्षता में जिन्ना ने सर्वप्रथम भाग लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने सर्वप्रथम भाग लिया था। और वही जिन्ना जो जिन्होंने बाद में कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो भिन्न भिन्न राष्ट्र हैं, उन्होंने तब कहा था कि मैं, जिन्ना ने स्वयं कहा, मैं प्रथमतः राष्ट्रवादी हूँ, मैं द्वितीयतः राष्ट्रवादी हूँ, और मैं अंततः राष्ट्रवादी हूँ। मतलब आई एम ए नेशनलिस्ट फर्स्ट, आई एम ए नेशनलिस्ट सेकेंड, एंड आई एम ए नेशनलिस्ट लास्ट। ये जिन्ना भी बदल सकते हैं, तो कोई भी बदल सकता है। खैर,
1905 में बनारस अधिवेशन होता है। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ज़्यादा फेमस अधिवेशन है। बंगाल विभाजन के खिलाफ नाराजगी इस सत्र में व्यक्त की गई। हालांकि स्वदेशी आंदोलन को समर्थन भी दिया गया। इसमें क्या किया गया? स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया गया और बंगाल विभाजन के खिलाफ नाराजगी इसमें व्यक्त की गई। इसी संदर्भ में जब हम 1887 मद्रास की बात कर रहे हैं, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, और पहली बार साधारण जनता से लिया गया था और एक भारतीय भाषा तमिल में भाषण दिया गया था। जब डफरिन नाराज हो गया था, उसी समय एक और घटना होती है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया जाता है 1887 में MG रनाडे और रघुनाथ राव द्वारा। इसका पहला अधिवेशन 1887 को दिसंबर मद्रास में होता है। वहाँ भी कांग्रेस का भी अधिवेशन हो रहा है और इसका भी अधिवेशन हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ कि इसकी वार्षिक बैठक कांग्रेस के बैठक के साथ ही होने लगी। ठीक है, 1887 के बाद पहला ही बैठक साथ हुई और बाद में भी साथ ही होने लगी। और कांग्रेस की समाज सुधार प्रकोष्ठ या कांग्रेस की समाज सुधार शाखा के रूप में को जाना जाता था। किसको? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की समाज सुधार की शाखा के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये क्या क्या करता था? अंतरजातीय विवाह का समर्थन करता था, बहुविवाह एवं कुलीनवाद का विरोध करता था और प्रतिज्ञा आंदोलन इसने चलाया इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने बाल विवाह के विरुद्ध प्रतिज्ञा लेने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब चलते हैं 1906 के अधिवेशन में। क्या है 1906 का अधिवेशन? क्या बोलता है कि अब एक बार दादा भाई नौरोजी करते हैं 1886 में अध्यक्षता, फिर करते हैं 1893 में और फिर करते हैं 1906 में। 3 बार दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष रहे। तो कलकत्ता में हुआ 1906 का अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे और स्वराज का पहली बार उल्लेख किया गया। ये डिबेटेबल है कि स्वराज का पहली बार उल्लेख कब किया, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले 1906 के अधिवेशन को देख लिया जाए। जो 4 प्रमुख प्रस्ताव थे, इसको ध्यान रखिएगा। 4 प्रमुख प्रस्ताव पास हुए थे: बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। अब कांग्रेस का सेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके क्यों पढ़ रहे हैं? गवर्नर जनरल हम लोग पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अगर कायदे से देखा जाए तो गवर्नर जनरल की जो सीरीज है वही पढ़ के हम लोगों को एक पूरी टाइमलाइन मिल जाती है। इस जो 1707 के बाद से, या कह सकते हैं 1793 के बाद से जो इतिहास है हमारे देश का, ब्रिटिशर्स के अंतर्गत जो भी इतिहास है, उसकी जानकारी हमको एक कायदे से मिल जाती है, किसके किसके दौर में क्या क्या हुआ। और वहीं अगर कांग्रेस के सेशंस के साथ इसको सप्लीमेंट कर देते हैं तो राष्ट्र में क्या चल रहा है और उधर से गवर्नर जनरल क्या क्या कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ सप्लीमेंट होकर लगभग इतिहास क्रिएट कर देते हैं 70-80 साल का, 60-70 साल का कह सकते हैं। तो इस वजह से ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसके सेशंस या गवर्नर जनरल में कौन कौन से काम हुए, कौन कौन सी घटनाएं घटी, इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ठीक है ना, ये इसलिए जरूरी था क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका औचित्य भी होना चाहिए। तो इसका औचित्य ये है। खैर, एक बात जो है, ये प्रश्न पूछा हुआ था जो कि ठीक नहीं था। आयोग ने पूछा था कि स्वराज का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, पहले तो ये सही है कि दयानंद सरस्वती ने किया था सर्वप्रथम, और जो विकल्प दिया था उसमें बाल गंगाधर तिलक थे, तो हम तिलक को सही मानेंगे। लेकिन एक और बात है कि कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख दादा भाई नौरोजी ने 1906 के अधिवेशन में किया था। ये सत्य नहीं है, क्योंकि इस तरह का आयोग ने प्रश्न पूछ के बाद में उसको निरस्त कर दिया था। क्योंकि 1904 के जो अधिवेशन 1905 का जो अधिवेशन था, माफ करिए 1905 का जो अधिवेशन था, उसमें भी स्वराज की बात कांग्रेस के मंच से की गई थी और में तो उसके प्रस्ताव को स्वीकृति तक दे दी गई, जैसे बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन। ये स्वशासन जो है वो स्वराज्य का ही करीबी है। ठीक है, तो अब अगले अधिवेशन पे चलते हैं। 1907 का अधिवेशन, ये विदित है, लगभग लोगों को पता होगा कौन सा है। इसी में इसकी में होता है टूटती हैं। रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। सूरत अधिवेशन, कांग्रेस 2 गुटों उदारवादी और उग्रवादियों में विभाजित हो जाता है, तो इसको सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। फिर 1908 का अधिवेशन, ये मद्रास में होता है। रास बिहारी घोष इसके भी अध्यक्ष रहते हैं। कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया। अब देखिए आगे चलेंगे, फिर एक बार देखेंगे कांग्रेस का फिर से संविधान बनता है। इससे पहले 1908 में रास बिहारी घोष ने कांग्रेस का संविधान तैयार किया था। फिर आते हैं 1909 में लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे।
उन्होंने धर्म के आधार पे जो पृथक निर्वाचक मंडल था उसके गठन पर दी गई, उसके गठन पर अस्वीकृति दे दी कि जो 1909 के पार्लियामेंटो सुधार में जो ले आया गया था कि अब जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल होगा। पृथक निर्वाचक मंडल क्या है कि एक एरिया में, जैसे आपका वार्ड होता है या आपका विधायकी का इलाका होता है, सांसदीय का इलाका होता है, ऐसे एरिया क्रिएट किए जाएंगे और उसमें वोट सिर्फ अल्पसंख्यक विशेष धर्म के लोग ही दे पाएंगे। इसको बोलते हैं निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल ही पृथक हो गया। ऐसा नहीं कि आरक्षित हैं और वोट सब लोग दे रहे हैं। सीट आरक्षित हो गई किसी धर्म विशेष के लिए या जाति विशेष के लिए और लोग वोट दे रहे हैं, जैसे आजकल आरक्षण है। नहीं, निर्वाचक मंडल ही अलग हो गया, बाकी किसी धर्म जाति के लोग वोट ही नहीं कर सकते। तो ये एक दिक्कत थी जिसको कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था 1909 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। अब आगे देखते हैं, इसको भी स्वीकृति मिलती है, कहानी ऐसे बढ़ती है। इसीलिए तो कह रहे हैं कांग्रेस का अधिवेशन नहीं है, कहानी एक दूसरे से लिंक है। सारी चीज़ें कुछ हो रहा है, बिगड़ बन रहा है, बिगड़ रहा है, कैसे चीज़ें बढ़ रही हैं हमारे। तो कांग्रेस का अधिवेशन इस वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको और गवर्नर जनरल के जो वीडियो आएगा उसको दोनों को साथ में जोड़ के हम लोग एक 60-70 साल का इतिहास क्रिएट कर सकते हैं। खैर, अगला जो अधिवेशन है वो है कि 1910 का जो इलाहाबाद का अधिवेशन था, सर विलियम वेडरबर्न के अध्यक्षता में था। जनवरी 1912 में तत्व नहीं, ये नीचे वाले का है, ये सर विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में था। इसका कोई ऐसी खास और कोई बात नहीं है। 1911 का जो अधिवेशन था कलकत्ता का, पंडित बिशन नारायण धर का ये मतलब की अध्यक्षता में हुआ, कलकत्ता में हुआ और 1911 में हुआ। इसमें महत्वपूर्ण बातें कौन थी? एक बार वंदे मातरम कौन गा रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर वंदे मातरम गा रहे हैं 1896 में रहमतुल्लाह एम सयानी की अध्यक्षता वाले कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। और फिर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन पहली बार गाया जाता है कांग्रेस के मंच से, वो है 1911 के पंडित विशन नारायण धर की अध्यक्षता वाले अधिवेशन में कलकत्ता में हुआ। अब थोड़ा सा जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है उसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल ये जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। क्या? जन गण मन। ठीक है। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं कि दो चार अधिवेशन हुए जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे महत्वपूर्ण है नहीं, बस एक बार देख लिया जाए, बांकीपुर, कराची और मद्रास का। और उसके बाद बॉम्बे का अधिवेशन 15 का होता है जिसमें भगवान सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, तो एसपी सिन्हा, ये बाद में बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर टाइप के आदमी रहे। तो भगवान एसपी, भगवान क्यों बोलते हैं पता नहीं, भगवान का नाम है, चाहे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इनका नाम है, एसपी सिन्हा। ठीक है। 1916 का जो अधिवेशन है सब लोग जानते होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंबिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, जो कांग्रेस 1907 की चीज में जो हुआ था, जो विभाजन हुआ था, बंटवारा हुआ था, उदारवादी और जो गर्म दल और नर्म दल की बात थी, वो दोनों एक हो गए थे। लेकिन इसी में लखनऊ पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट या समझौता। लखनऊ पैक्ट या समझौता हुआ था, वो कांग्रेस के दो दलों में नहीं हुआ था, बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, जो लखनऊ पैक्ट हुआ था। ठीक है। के बाद पृथक निर्वाचक मंडल, इसमें पैक्ट में क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी उसने पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया। अब देखते हैं कि 1909 का जो अधिवेशन था उसमें कांग्रेस कह रही है कि पृथक निर्वाचक मंडल हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इस अधिवेशन में 16 वाले अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, इसने जो लखनऊ पैक्ट था उसकी वजह से कांग्रेस के अधिवेशन को पृथक निर्वाचक मंडल को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। ठीक है। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। 1917 में कलकत्ता का अधिवेशन, अधिवेशन ने पहली महिला अध्यक्ष, पहला सत्र, पहली महिला की अध्यक्षता में पहला सत्र था, ये इस वजह से महत्वपूर्ण है। और अगर इसके अगले पॉइंट पे आते हैं कि 1917 का सत्र जो है एनिवेशन की वजह से महत्वपूर्ण है, तो 1918 वाला जो सत्र है वह पंडित मोतीलाल नेहरू की 1919 वाला अमृतसर का, तो पहले सॉरी वो ज़रा देख लेते हैं, आगे बढ़ गए हमको लगता है। 17 वाला जो अधिवेशन है वो एनी बेसेंट एक महिला की अध्यक्षता में पहला सत्र आयोजित हुआ, वो हो गया। और 1918 का जो दिल्ली का अधिवेशन है
जिसकी अध्यक्षता फिर पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इससे पहले लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। तो इसके जो वास्तविक अध्यक्ष थे ना, वो थे तिलक। लेकिन वैलेंटाइन शिरोल संबंधित जो मामला था, जिसमें भारतीय अशांति का जनक कह दिया था वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को, तो तिलक ये साबित करने के लिए कि आप ये मेरी क्या कहते हैं उसको, अवमानना, अवमानना नहीं कहेंगे उसको, ये अपमान है, और कह सकते हैं कि कौन सा केस दर्ज होता है, वहाँ की अदालत में जाके इन्होंने वैलेंटाइन शिरोल के खिलाफ केस लड़ा कि कैसे आप ये हमको, मतलब इस तरह की बातें, अपमानजनक बातें हमको कह दिए। तो वैलेंटाइन शिरोल संबंधित जो मुकदमे थे, उसके संदर्भ में ब्रिटेन चले गए थे तिलक। तो इस वजह से जो तिलक थे वो कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है PYQ में कि इसमें इनमें से कौन है जिसने कभी भी कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता नहीं की। तो तिलक तो बहुत ही सीनियर नेता थे, तो उनके बारे में तो लगेगा कि नहीं ये तो किए होंगे, लेकिन वो नहीं किए थे, क्योंकि जिस अधिवेशन में उनको अध्यक्ष बनाया गया उस अधिवेशन में वो थे ही नहीं। इससे पहले 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, उसमें भी तिलक अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन वो उसकी जगह चेंज करके सूरत कर दी गई, और उस समय सूरत बॉम्बे प्रांत में आता था। तो एक नियम था कांग्रेस का कि जिस प्रांत में अधिवेशन होगा, उस प्रांत का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो जो तिलक जी भी बॉम्बे प्रांत से आते थे, वजह से वो अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। तो 2 बार उनको अध्यक्ष बनने का मौका था, दूसरी बार भी वो मुकदमे के सिलसिले में चले गए थे ब्रिटेन में। और यहाँ जो है कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। 18 का सत्र इस वजह से महत्वपूर्ण है। 1907 का विभाजन भी तभी होता है जब तिलक अध्यक्ष बनाए जाने का ऐसा मतलब अवसर था कि तिलक अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, लेकिन नहीं बनाया गया था। और जो 1918 का जो अधिवेशन था, उसमें भी तिलक अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन चूंकि अध्यक्षता वो कर नहीं पाए, तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। लेकिन सिर्फ तिलक अध्यक्ष बनाए गए, इस वजह से इसका दूसरा विभाजन हो गया। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो इंडियन एसोसिएशन वाले थे, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन स्थापित कर लिया 1918 के बाद। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको दिमाग में रखिएगा और बिल्कुल रखिएगा इसको दिमाग, ठीक है। फिर 1918 में बॉम्बे में सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में विशेष सत्र आयोजित किया गया, ठीक है, आयोजित होते रहते हैं। 1919 का अमृतसर अधिवेशन पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, और यह अंतिम अधिवेशन था जब तिलक किसी भी कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेते हैं, क्योंकि इसके बाद 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं 1920 का कलकत्ता का विशेष सत्र है, कलकत्ता का विशेष सत्र है। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 1920 में दो सत्र हैं, दोनों को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में कुछ चीजें घटित हो रही। तो ये विशेष सत्र था, और गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव रखा, लेकिन CR दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, जिन्ना, इनके द्वारा प्रस्ताव का विरोध किया गया। हालांकि बहुमत ने समर्थित किया, और विशेष सत्र में भी जो असहयोग का प्रस्ताव था वो पारित हो गया। ये देखिए, इसके बाद 1920 का जो रेगुलर अधिवेशन था, जो नागपुर में हुआ, विजय राघवाचारी, ये भी क्वेश्चन PYQ में पूछा है कि 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? विजय राघवाचारी ने की थी। और किसी भी अधिवेशन को तभी पूछता है जब उस अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण चीजें घटित हो चुकी हों। तो इस सेंस में देखा जाए तो 1920 का जो अधिवेशन था, अब देख रहे हैं 1920 में ही विशेष सत्र में CR दास असहयोग प्रस्ताव का विरोध करते हैं, और 1920 का जो नागपुर का अधिवेशन था, जो रेगुलर अधिवेशन था, उसमें CR दास ने ही असहयोग प्रस्ताव रखा था, ठीक है। तो गांधी जी मतलब बातचीत करके या सुलह समझौता करके उनको इस पक्ष में करने में कामयाब हो गए। अब क्या हुआ कि कांग्रेस के लिए इस अधिवेशन में नया संविधान बनाया गया, और असहयोग आंदोलन को समर्थित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके पहले हम लोग देखें तो 1908 के अधिवेशन में कांग्रेस के लिए नया संविधान बनाया गया था। अगर हम तेजी से देखें, कहाँ गया भाई 8, ये रहा 8 का मद्रास का अधिवेशन, और रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में, और इसमें कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया। इसके बाद सीधे कांग्रेस का संविधान तैयार होता है 1920 के नागपुर अधिवेशन में। और एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि 15 सदस्यीय वर्किंग कमेटी गठित, ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी, AICWC इसको बोलते हैं, 15 सदस्यीय वर्किंग कमेटी गठित की गई, जो अध्यक्ष के
साथ काम करती थी। तो ये पहली बार बनी 1920 के नागपुर अधिवेशन रेगुलर अधिवेशन के साथ। ठीक है, अब 21 के अधिवेशन में आते हैं। 21 का जो अधिवेशन है अहमदाबाद में हुआ। हकीम अजमल खां जो हैं इसके अध्यक्ष थे और ये चूंकि कार्यवाहक अध्यक्ष थे, क्योंकि जो सी आर दास जो एक्चुअल अध्यक्ष थे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल में चले गए, तो सी आर दास जेल में थे, तो अध्यक्ष कौन बना? हकीम अजमल खान। ठीक है, और इस अधिवेशन की जो बात और थी वो ये थी कि बैठक में पहले कुर्सियां लगती थी, तो अब इतने लोग जुटने लगे थे और कुर्सियों में ऊंच नीच का भेदभाव कि कौन कुर्सी पे बैठेगा कौन नीचे बैठेगा, तो ऐसा किया गया कि कुर्सियां बैठक से हटा ली गई, सब लोग नीचे बैठेंगे या सब लोग बराबर हो जाएंगे। इस वजह से इस बैठक से 1921 की बैठक से कुर्सियां हटा ली गई थी। फिर आता है 1922 का गया अधिवेशन। सी आर दास इसके अध्यक्ष थे। पहली बार, इससे पहले वाले में 21 में बन नहीं पाए थे क्योंकि जेल में थे, तो अब जेल से बाहर निकले तो गया अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। इन्होंने स्वराज पार्टी की जैसे 1900 इन्होंने क्या बोला, प्रस्ताव रखा कि 1923 का जो चुनाव होने जा रहा है, तो कांग्रेस की तरफ से हम लोग चुनाव लड़ें, इसका प्रस्ताव उन्होंने दिया और इस प्रस्ताव को बहुमत ने खारिज कर दिया। जैसे गांधी जी असहयोग का प्रस्ताव पास करा लिए थे, लेकिन ये चुनाव का प्रस्ताव नहीं पास करा पाए, तो ये चूंकि अध्यक्ष थे और इनका प्रस्ताव गिर गया, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया और स्वराज पार्टी का गठन 1923 में कर लिया। ठीक है, फिर आते हैं 1923 के काकीनाडा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर वही थे, उन्होंने की थी, अली बंदियों में एक। फिर आता है इन्होंने इस दौरान क्या हुआ कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड का गठन किया गया और मोहम्मद अली ने 1907 में कामरेड नामक पत्र का, समाचार पत्र का प्रकाशन किया। ये लोग अब समाचार पत्र पत्रिकाओं में डिटेल में देखेंगे, तो निश्चिंत रहिए। तो अखिल भारतीय, अब खादी बोर्ड दो चीज़ें हैं, अब 25 वाला भी देख लेते हैं, उसके बाद दोनों बोर्ड के बारे में बात हम लोग करेंगे। इसके बाद आता है 1923 का दिल्ली का विशेष सत्र, जिसके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे और इसकी अध्यक्षता करने के साथ साथ जो मौलाना आज़ाद थे वो सबसे युवा प्रेसिडेंट कांग्रेस के किसी सत्र के बन गए। है, तो 1923 के विशेष सत्र की अध्यक्षता करने के कारण। उसके बाद 1924 का बेलगाम अधिवेशन आता है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। लगभग सभी बच्चों को पता होगा, एकमात्र सत्र है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, रचनात्मक कार्यक्रमों की बात की गई थी बेलगाम अधिवेशन में। फिर आता है 1925 का कानपुर अधिवेशन और सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, कौन? सरोजनी नायडू। क्योंकि दो और महिला जो अध्यक्ष हैं, एक एनी बेसेंट है, वो भी भारतीय नहीं थी, और दूसरा नेली सेन गुप्ता है, वो भी भारतीय नहीं थी। तो एकमात्र और पहली, एकमात्र का मतलब ही हो गया पहली भारतीय महिला अध्यक्ष और एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। अब जो दो अखिल भारतीय खादी मंडल और अखिल भारतीय चरखा संघ स्थापित हुआ, उन दोनों की चर्चा कर लेते हैं। तो 23 के काकीनाडा कांग्रेस में अखिल भारतीय खादी मंडल की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज और मंत्री थे शंकरलाल बैंकर। इसी तरह 1925 में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष थे गांधी जी और इसके मंत्री थे जेएल नेहरू और शंकरलाल बैंकर। तो अब ये दोनों चीज़ें लगभग एक जैसी प्रतीत हो रही हैं। एक के अध्यक्ष गांधी जी हैं, एक के अध्यक्ष जमनालाल बजाज हैं। तो इससे चरखा से गांधी जी को याद कर सकते हैं, लेकिन खादी खादी भी गांधी जी को वो करती है, पॉइंट करती है, लेकिन खादी को जमनालाल लाल जी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और मंत्री में इसमें जेएल नेहरू जुड़ जाएंगे। तो इस चीज़ को आप जिस भी तरीके से मतलब आपको लगे सही उचित लगे उस तरीके से याद कर लीजिएगा, कौन अध्यक्ष था और कौन मंत्री था। फिर आते हैं अगले अधिवेशन पे, वो आता है 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। इसमें क्या हुआ, गुवाहाटी अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? एस श्रीनिवास अयंगर ने इसकी अध्यक्षता की थी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खद्दर पहनना अनिवार्य कर दिया गया 1926 के अधिवेशन के साथ। क्या एक फैक्ट हो गया। आगे चलते हैं, अगला अधिवेशन 1927 का जो मद्रास का अधिवेशन था, जिसके जो प्रेसिडेंट थे एम ए अंसारी थे, मुख्तार अहमद अंसारी, डॉक्टर एम अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी। इनकी चर्चा हम लोग पहले भी PYQs में कर चुके हैं, जिसमें ये पूछा था कि कौन क्रांतिकारी नहीं थे, शायद ऐसा कोई प्रश्न था। तो एम ए अंसारी का ये जिक्र आता है। और मुख्तार अहमद अंसारी आज जो इस समय अफजाल अंसारी गाजीपुर के सांसद हैं, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर रहे हैं मुख्तार अहमद अंसारी। इन्होंने क्या किया कि स्वतंत्रता इसके दौरान 1927 के अधिवेशन में क्या हुआ कि स्वतंत्रता प्रस्ताव को अपनाना और साइमन आयोग का बहिष्कार
हर प्रकार हर हाल में बहिष्कार, ये कांग्रेस की टैगलाइन या जो स्वीकार स्वीकार हुआ, तो साइमन कमीशन का हर प्रकार से और हर हाल में का बहिष्कार किया जाना चाहिए। डॉक्टर एम ए अंसारी की अध्यक्षता में 27 का अधिवेशन हुआ मद्रास का, और 28 में कलकत्ता में डॉक्टर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ। इसके दौरान क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। नेहरू रिपोर्ट को 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया गया, और ब्रिटिश सरकार को 1 वर्ष के भीतर नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने का अल्टीमेटम भी दिया गया। तो ये हो गया आपका 28 का कलकत्ता अधिवेशन। फिर आता है 29 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। हुआ क्या, 31 दिसंबर 1929 में इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। 1929 का जो अधिवेशन था उसमें 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज, अब वो स्वराज नहीं कि आप डोमिनियन स्टेटस वगैरह, नहीं नहीं, अब पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ, इस सत्र से 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्यों मनाया जाने लगा? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी के तट पर तिरंगा लहराया गया और प्रतिज्ञा ली गई, उसको पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, या इसी दिन आप स्वतंत्र होंगे, ऐसी प्रतिज्ञा की गई। इस वजह से हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद से। ठीक है, फिर आता है 1930 में कोई सत्र नहीं, और पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस का कोई सत्र आयोजित नहीं किया गया। ठीक है, फिर 31 का कराची अधिवेशन देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 31 का कराची अधिवेशन, इसमें क्या है, ये हुआ 25 मार्च को। 31 का जो कराची अधिवेशन है ये 25 मार्च को हुआ, और इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। दरअसल इसको इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, इसको बारी-बारी से देखते हैं। पहला है 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, याद है ना? 23 मार्च को 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। तो 25 मार्च को कराची अधिवेशन शुरू हुआ। तो इसकी बैठक में पहली बैठक थी जिसमें गांधी जी का विरोध होने लगा। फांसी की वजह से भगत सिंह भी बहुत फेमस हो चुके थे उस समय तक। उनकी फांसी न रोक पाने से, या गांधी जी जो समझौता हुआ उसके साथ, उनका क्या नाम है, इरविन के साथ जो समझौता हुआ उसमें गांधी जी इस पे सहमति न बन पाना कि उनको छोड़ दिया जाए, सिर्फ शांतिपूर्ण रहे राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की सहमति बन पाई। तो उसमें भगत सिंह नहीं आए थे, क्योंकि सांडर्स हत्याकांड में उनको अपराधी या मतलब कन्विक्ट कन्विक्ट किया गया था कि नहीं आप अपराधी हैं, और आप मतलब उसमें शामिल थे। तो इस वजह से गांधी जी का विरोध किया गया 25 मार्च वाली बैठक में। अब गांधी जी नाराज थे तो बोला कि गांधी तो मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। तो ये स्टेटमेंट देके पूछता है कि अगर ये गांधी जी ने कांग्रेस की किस बैठक में कहा था, तो 1931 की कराची बैठक में कहा था। अब सिर्फ इसीलिए कराची बैठक महत्वपूर्ण नहीं है, पहले तो वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, और क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों पर प्रस्ताव पारित हुआ और मौलिक अधिकारों पर भी। और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव लेके आए थे। ठीक है, और इसी बैठक में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए कि गांधी इरविन समझौते में भगत सिंह और उनके साथियों जो उनको फांसी दी गई उनसे संबंधित समझौता नहीं हो पाया था। और इसके बाद सेकेंड जो जो गांधी इरविन समझौता था 31 के कराची अधिवेशन में पारित किया गया। हाँ, उसको पुष्टि की गई, और सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें उसके लिए गांधी जी को कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि नामित किया गया। ऐसा नहीं जैसे पूछ सकता है 3 लोग प्रतिनिधि थे, सरोजिनी नायडू, गांधी जी, एक लोग कोई और, लेकिन नहीं, सिर्फ गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, बाकी लोग अपने स्वतः स्वेच्छा से या अपने स्तर पे गए थे। ठीक है, फिर चलते हैं अगली बैठक में, 32 की बैठक दिल्ली, अमृतलाल रणछोड़ दास सेठ। फिर है अगला देखते हैं 1933 का अधिवेशन कलकत्ता, सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी अध्यक्षता श्रीमती नेली सेनगुप्ता ने की थी, जो कि तीसरी महिला अध्यक्ष हैं किसकी, कांग्रेस सेशन की। अगले पे आते हैं 1934 का राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बॉम्बे अधिवेशन। ठीक है, 1934 का बॉम्बे अधिवेशन, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, और 1934 में ही गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 1934 में ही त्यागपत्र दे दिया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बैठक में समाजवाद की वकालत की थी। ये इस बैठक की महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो 34 में ध्यान रखिएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, और गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था अपना। फिर 1935 में कोई सत्र नहीं हुआ,
इसलिए राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि जो चुनाव ही नहीं हुआ तो अध्यक्ष बने रहेंगे। 1936 का अधिवेशन फिर महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी लखनऊ में हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और अध्यक्ष ने कांग्रेस से समाजवाद को अपने लक्ष्य के रूप में अपनाने का आग्रह किया। 1936 के अधिवेशन में जो नेहरू जी थे, उन्होंने कांग्रेस से समाजवाद को अपने लक्ष्य के रूप में अपनाने का आग्रह किया, क्योंकि और विदेश नीति की भावी रूपरेखा भी तय की गई 1936 के अधिवेशन में, क्योंकि हाल में ही जो नेहरू जी थे वो बाहर से घूम के आए थे, बाहर इन द सेंस यूरोप से आए थे। तो जो कांग्रेस की जो विदेशी नीति की रूपरेखा थी वो तय करने में इस अधिवेशन का काफी महत्व है। किस अधिवेशन का? ये जो लखनऊ अधिवेशन है 1936 वाला। हालांकि ये एक तरफा नहीं था, जैसे इधर नेहरू जी वकालत कर रहे थे समाजवाद की, तो 1836 में ये क्या हुआ कि बॉम्बे मैनिफेस्टो लाया। किसने? बॉम्बे के 21 व्यापारियों द्वारा हस्ताक्षरित था और नेहरू के समाजवादी आदर्शों के प्रचार की आलोचना की गई थी इसमें। लेकिन संगठनों में टाटा के नेतृत्व वाले बॉम्बे मिल ओनर्स एसोसिएशन ने हस्ताक्षर किए। हालांकि इसे व्यापारिक समुदाय के किसी अन्य वर्ग का समर्थन नहीं मिला। मतलब जो टाटा के नेतृत्व वाला बॉम्बे मिल ओनर्स एसोसिएशन था, उसने तो हस्ताक्षर कर दिए थे बॉम्बे मैनिफेस्टो में। 21 व्यापारी इस पे हस्ताक्षर किए थे कि नेहरू जो समाजवादी आदर्शों की ओर जा रहे हैं, उधर न जाके पूंजीवादी आदर्शों को ही अपनाएं। लेकिन बाकी जगह ये ट्रैक्शन नहीं पाया, इस मैनिफेस्टो ने बाकी जगह ट्रैक्शन नहीं पाया, इस वजह से इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। लेकिन ये जान सकते हैं कि 1936 के अधिवेशन में जब नेहरू ने समाजवाद की वकालत की, उस समय जो पूंजीवादी शक्तियां थी वो चाहती थी कि ऐसा न हो। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं 36 के बाद से। अब सारे अधिवेशन लगभग बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। 37 का जो अधिवेशन है फैजपुर का अधिवेशन है, जो कि महाराष्ट्र में हुआ। की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इसके पहले वाले अधिवेशन की अध्यक्षता भी उन्होंने की थी। फिर ये देखते हैं कि इसका जो नेहरू जी का इसका पहला सत्र है, जिसमें किसी ये जो फैजपुर का अधिवेशन है महाराष्ट्र का, ये पहला सत्र है जो किसी गांव में आयोजित हुआ। ठीक है। और इसमें भूमि व्यवस्था में सुधार किए गए और मध्यवर्तियों को हटाने, जैसे बीच के जो दलाल हैं उनको हटाने का प्रयास किया गया कि वो उनको सीमित किया जा चुके। जैसे आज भी हम लोग जब कोई नीति आती है तो प्रयास ये किया जाता है कि जो बिचौलिए हैं उनकी जो कमाने की क्षमता उनको कम किया जाए और जो मुख्य उत्पादक हैं उनको लाभ मिले, कृषि हो चाहे कोई और सेक्टर हो। और कर्ज दूर करने का प्रयास किया गया। तो 37 के अधिवेशन में क्या किया गया? भूमि व्यवस्था में सुधार, मध्यवर्तियों को हटाने का प्रयास और कर्ज को दूर करना। फिर आते हैं 38 का अधिवेशन, ये भी महत्वपूर्ण है। हरिपुरा का अधिवेशन जो कि गुजरात में है। फैजपुर पहला गांव था तो हरिपुरा दूसरा गांव था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और पंडित नेहरू की अध्यक्षता में इस जो अधिवेशन था उसमें पंडित नेहरू की, सुभाष चंद्र बोस ने कह सकते हैं, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। ठीक है। और इसी अधिवेशन में 38 के अधिवेशन में भारत के झंडा गीत को मान्यता दी गई। ठीक है। और झंडा गीत लिखा किसने था? तो इसको लिखा था श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने, गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर। बहुत स्पष्ट भले ना हो रहा हो, लेकिन हमसे सुन लीजिए। श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने हमारा झंडा गीत लिखा है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही वाला। और गणेश शंकर विद्यार्थी ने जब कहा था तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा था और 38 के अधिवेशन में इसको मान्यता दी गई, अपनाया गया। फिर आता है त्रिपुरी का अधिवेशन, ये भी शानदार अधिवेशन है त्रिपुरी का। कांड हो रहा है ना, इस वजह से शानदार है। हुआ ये कि इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस बोले कि हम फिर उठेंगे और गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमारे उम्मीदवार रहेंगे पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। तो चुनाव हो गया और चुनाव में बहुमत से सुभाष चंद्र बोस जीत गए। लेकिन ये गांधी जी को मतलब मान्य नहीं था और उनको लगा कि जैसे होता है ना कि ये गांधी की हार है, उन्होंने माना कि सीतारमैया की नहीं, ये गांधी की हार है। और हुआ ये कि जबलपुर एमपी में, त्रिपुरी मतलब एमपी में है, त्रिपुरी वही जो त्रिपुरी के कलचुरी वंश है वही त्रिपुरी। तो जो जबलपुर का एमपी है उसके पास है। तो वर्किंग कमेटी के 15 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जेल नेहरू ने इस्तीफा नहीं दिया था। ये ध्यान रखना है कि मतलब लोग कहते हैं ना सुभाष चंद्र बोस और नेहरू में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट था और प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए तो किनारे कर दिए। तो आप देखते हैं कि 15 सदस्यीय वर्किंग कमेटी में से 12 ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जेल नेहरू का इस्तीफा नहीं था उसमें से।
तो ये त्रिपुरी का अधिवेशन है। और सुभाष चंद्र बोस उसके बाद क्या करते हैं कि अगस्त 1939 में जो बोस है उन्हें कांग्रेस के सभी पदों से हटा दिया गया। जब उनकी वर्किंग कमेटी ने इस्तीफा दे दिया तो सुभाष चंद्र बोस बोले कि फिर हम काम करके क्या करेंगे, तो हम भी इस्तीफा दे देते हैं, तो वो भी इस्तीफा दे दिए। और अगस्त 1939 तक आते आते बोस को कांग्रेस के सभी पदों से हटा दिया गया और 3 साल तक कोई भी कार्यकारी पद ग्रहण करने पर रोक लगा दी गई। 3 साल तक कोई भी कार्यकारी पद ग्रहण करने पर उनको रोक लगा दी गई। और इसके बाद क्या हुआ कि बोस के इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष का पदभार दे दिया गया। और 3 मई 1939 को इस्तीफा देने के बाद बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जो कि कांग्रेस के अंदर ही था। आप अलग मत सोचिएगा, जो फॉरवर्ड ब्लॉक अलग नहीं है। जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है 1934 में गठित होती है, वो कांग्रेस से बाहर नहीं है, वो कांग्रेस के अंदर ही है। उसी प्रकार से फॉरवर्ड ब्लॉक जो गठित हुआ वो भी कांग्रेस के अंदर ही है। ठीक है। फिर आता है 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मौलाना आजाद ने की थी और व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, ये आप जानेंगे। इसके बाद से 46 तक, जो 40 से 46 तक जब तक युद्ध चलता रहा तब तक अध्यक्ष रहे आजाद जी। उसके बाद मतलब 41 से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ, लेकिन 46 के अधिवेशन जब तक हुआ तब तक अध्यक्ष थे मौलाना आजाद। और 46 में जो अधिवेशन हुआ मेरठ में हुआ, उसके अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। तो 46 से ये 47 तक, जैसे अक्सर लास्ट दिसंबर साइड में अधिवेशन होता था, तो 46 का अधिवेशन ऐसा नहीं जनवरी में हो गया, 46 का अधिवेशन दिसंबर तक हुआ। तो दिसंबर में जो चुना गया वो 47 पूरा पूरा करके आएगा दिसंबर तक। तो उसी दौर में आचार्य जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में ही आज़ादी के समय अध्यक्ष जेबी कृपलानी ही थे। और इसके बाद 47 का अधिवेशन हुआ दिल्ली में, के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ऐसा पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो जेबी कृपलानी थे, और ऐसा पूछा जाता भी है। और 47 में जब दिसंबर में अधिवेशन हुआ, जब देश आज़ाद हो चुका था, उसके बाद जो अधिवेशन हुआ तो राजेंद्र प्रसाद। और 48 का अधिवेशन जयपुर में हुआ, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने क्या हुआ कि महात्मा गांधी की स्मृति में, महात्मा गांधी उस समय तक शहीद हो चुके थे, तो महात्मा गांधी की स्मृति में राष्ट्रीय यादगार कोष शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने हुए बनाया गया। एक और फैक्ट है 1934 से संबंधित, जब 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तो और क्या हुआ, तो उन्होंने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ का अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ बनाया। ठीक है। और दिसंबर में स्थापित किया गया इसको। अध्यक्ष इसके महात्मा गांधी थे, जीवन पर्यंत अध्यक्ष रहे अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ के। और इसके मंत्री थे जेसी कुमार अप्पा, और पहले मंत्री जो थे वो श्री कृष्णदास मंत्री थे, बाद में जेसी कुमार अप्पा हुए। तो अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ उनके बारे में पता रखना है, गांधी जी के बारे में। अखिल भारतीय चरखा संघ पता रखना है, और काकीनाडा कांग्रेस में स्थापित अखिल भारतीय खादी मंडल को भी स्थापित मतलब उसके बारे में पता रखना है। इस प्रकार से 48 मिनट हो गया लगभग, मतलब 50 मिनट के अंदर हम लोग ने कांग्रेस के सारे अधिवेशन जो भी महत्वपूर्ण थे उनको देख लिए, उसमें क्या-क्या घटा, क्या-क्या महत्वपूर्ण चीज़ें घटी वो देख लिए, अध्यक्ष उसके कौन थे उनको देख लिया, महत्वपूर्ण घटनाएँ जो भी आगे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष चल रहा था, उस पे जो प्रभाव डालने वाली घटनाएँ थी उनको देख लिया गया। मैंने प्रयास किया जल्द से जल्द ये समाप्त हो जाए, और इसके बाद अगले सेशन में हम लोग प्रयास करेंगे कि बाकी जो टॉपिक हैं जैसे शिक्षा एवं प्रेस का विकास, और गवर्नर जनरल एवं वायसराय, और समाचार पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, इसके बारे में वैल्यू एडेड मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाए। बताइएगा कैसे लगी क्लास नीचे कमेंट करके। नमस्कार।